आप देख रहे साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम हेमंत सोरेन ने की चुनावी जनसभा। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कोरोना के प्रकोप को लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पटना में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। 7 निश्चय योजना में हुए घोटाले की कही बात। मुंगेर की घटना पर सरकार की मिलीभगत का लगाया आरोप। पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज। विपक्ष ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। बिहार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना। और पटना में चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर वार। नल जल योजना को लेकर साधा निशाना। कहा अभी और भी घोटाले आएंगे सामने। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। चलो आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो संबोधन के दौरान। लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, पहली बार देश के किसी कोने में महात्मा गांधी ने जिस कुष्ठ रोग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 19,331 कुष्ठ रोग के मामले सामने आ गए। ये इन कमी का परिणाम मैंने आपको दिखाया है। ये हुआ बिहार के साथ। और नौनिहाल यानी बच्चों और माताओं के साथ जो हुआ वो अपने आप में एक दर्द की कहानी है। क्या नीतीश बाबू और सुशील मोदी ये जानते हैं कि बिहार में देश के सबसे अधिक बच्चों की संख्या, ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है। उसका परिणाम क्या हुआ? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पार्ट 4 या 4 की रिपोर्ट अब सामने है। उसके मुताबिक बिहार में 48.3% या 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यानी उनकी संख्या क्या हुई? 2,30,00,000 बच्चे बिहार की 12 करोड़ आबादी में से 2,30,00,000 बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि कुल आबादी 4 करोड़ से अधिक बच्चों की है। और 75,000 बच्चे बिहार के जन्म लेने के 1 माह के अंदर ही दूसरे माह का सूर्य नहीं देख पाते, क्योंकि सरकार लापरवाह है। और यही नहीं, 6 महीने से 59 महीने के यानी 5 साल से कम के 63.5% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। डूब मरिए नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ऐसी सरकार चलाने से पहले। 63.5% बच्चे 5 साल से कम के खून की कमी के शिकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पार्ट 4 कह रहा है, जो मोदी जी ने किया है। और एक और इसके अंदर पहलू है। बिहार में देश में सबसे कम केवल 9.7% या 10% मान लीजिए गर्भवती महिलाओं को ही 100 दिन तक अनिवार्य फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाती हैं, जो देश में सबसे कम है। और आपको मालूम है कि वो अनिवार्य है पूरे देश के लिए। गर्भवती अगर महिला है तो उसे फॉलिक एसिड की दवाई दें। नीतीश बाबू, क्या ये महिलाओं के प्रति आपकी संवेदना है? और इसका नतीजा ये है कि 58% गर्भवती माताएं बिहार में खून की कमी की शिकार हैं और 15 से 49 साल की 61% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। अगर आप गर्भवती हैं बिहार में तो भी आप खून की कमी की शिकार हैं 58%, और आमतौर से भी 15 साल से 49 साल की 60.5% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। और तीसरा आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। देश में फिर सबसे कम बिहार में केवल 3.25% महिलाओं का ही गर्भावस्था के दौरान एंटीनेटल चेकअप होता है, जो देश में सबसे कम। और बिहार के 40% बच्चों को प्रतिरक्षित टीका ही नहीं लगाया जाता। बीसीजी, मीजल्स, पोलियो, डीपीटी। आपको पता है
एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया, ये नारा है भारत सरकार का। पर 40% बच्चों को वो टीके ही नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी की सरकार लगाती ही नहीं। और बीते दिनों कोविड में तो हमने देखा क्या हुआ साथियों, कि मरीजों को कोविड से जिनकी मृत्यु हो गई उनके साथ रखा जा रहा था। ये हालत थी बिहार की। और केवल 1.33% अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बिहार स्वास्थ्य पर खर्च करता है। 1.33%। नीतीश बाबू क्या इस प्रकार से बिहार को संवारेंगे? और बिहार में एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। गरीबी रेखा से 4 करोड़ 21 लाख लोग नीचे रहते हैं, हमें मालूम है। तो ऐसे में एक बार अगर अस्पताल में कोई व्यक्ति जाता है तो ये हम नहीं कह रहे, उसका खर्चा 28,058 रुपया आता है। कैसे इलाज होगा? गरीब जाए तो कहां जाए? नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारियों का अंतिम संस्कार कर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचा दिया है और वो वेंटिलेटर पर दम तोड़ रही है। ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। 2012 के पहले का भी कुछ आंकड़ा रखा है क्या? आदरणीय साथी, मैंने कल भी हाथ जोड़कर अनुरोध किया था। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद कैसे? ये जो हमारे मापदंड हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष बाद लोग आपको बदल देंगे। आप ये कहें 1945 में अच्छा काम क्यों नहीं हुआ था, इसलिए आज भी नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये कभी नहीं कहेगा। सवाल ये है, महागठबंधन एक नया मौका मांग रहा है और उस मौके का आधार क्या है? इसलिए नहीं कि हम युवा हैं, इसलिए नहीं कि हमारा महागठबंधन प्रतिबद्ध है, इकट्ठा है, इसलिए नहीं कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इसलिए कि जो सरकार आज 15 साल से है, 3 बार बिहार के लोगों ने जिन्हें चुना है, उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को 12 करोड़ बिहार वासियों के स्वास्थ्य को आईसीयू में पहुंचा दिया और अब वो वेंटिलेटर पर आखिरी सांस जो है वो ले रहा है। हमें उसे दोबारा चुस्त दुरुस्त कर बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करना है। इसलिए ये बातें सार्वजनिक पटल पर रखना थोड़ी नीरस भी लगे आवश्यक है। आई विल कम देयर सर। ये बताइए कि आपने स्वास्थ्य के मामलों पर बताया कि बिहार बहुत ही बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये सारी जानकारी तो प्रधानमंत्री को भी होगी, नीतीश कुमार जी को भी होगी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। नीतीश कुमार के जितने मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हो, सब यही बात बोलते हैं, तो वो क्यों झूठ बोलते हैं? अभी हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर कैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कई मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है। ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य मुद्दे को अहम कड़ी से उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विफल साबित हुए हैं। कुपोषण के बच्चे जो है बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 78% बच्चों को उन्होंने गिनवाया है। और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा को लेकर पक्ष और विपक्ष के मंत्री निरंतर चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डंगाल पाड़ा शिव मंदिर में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंदिर में मत्था टेका
और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में फैल रहे कोरोना के प्रकोप के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देश में लगाए गए लॉकडाउन को गरीब मजदूरों के बदहाली का कारण बताया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या एक बीजेपी का सदस्य कोरोना से मरा है? हमारी सरकार ने कोरोना काल में भी रात दिन एक कर काम किया है। हमारे मंत्री इस दौरान संक्रमित भी हुए। आज सड़कों की स्थिति खराब है। उन्होंने विपक्ष के सवाल का पलटवार करते हुए कहा कि हमसे 9 महीने का हिसाब मांगा जा रहा है। क्या 9 महीने की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार तो 5 साल तक थी, इन्होंने क्या किया? इस तरह से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। लोगों ने सड़कों का इतना दोहन किया कि चारों तरफ आज खड्डा ही खड्डा दिख रहा। और ये हमसे 9 महीने का हिसाब मांगते, पूछे इन लोगों से 9 महीना में कि ज्यादा कमा के अचानक लॉकडाउन करके या 6 महीने तक हम लोगों को घर के अंदर घुसा के रख दिया। हम लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकते थे। गाड़ी मोटर हाट बाजार दुकान सब पर, सभी लोग जाने पर। ये किसने किया था? ये लॉकडाउन का भुगतान किसने किया था? पूछे इन भाजपा के लोगों से। जब देश में संक्रमण बढ़ रहा था, ये कोरोना पैदल चलने के लिए आया है। ये हवाई जहाज शुरू करके आया है। विदेश का हवाई जहाज को तो रोका नहीं, लेकिन देश में लॉकडाउन लगा दिया। तेजस्वी यादव ने 7 निश्चय योजना में हुए घोटाले को लेकर और जो पटना में छापेमारी चल रही है उसको लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मुंगेर के घटना पर सरकार की मिलीभगत बताई है और उनका कहना है कि हमारी सरकार बनने के बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाएंगे और दोषियों पर उचित कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। बहुत पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं। उसकी संख्या जो है 8 घोटालों घोटाले जैसे बड़े बड़े, और कुल तिजोरी का सरकारी तिजोरी में लगभग 30,000 करोड़ के भ्रष्टाचार बिहार का पैसा है। और आप लोगों ने जो देखा तो फाइलें भी जुड़वा दी, फाइलें भी चली ब्लॉक चले गई है। लेकिन आप नीतीश कुमार आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसकी आबादी ये साफ जिस हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 15 साल से साफ कर रहे हैं। हमने तो पहले ही बोला कि याद दिलाता है ये घटना, जलियांवाला बाग की याद ये घटना दिलाती है। और हम तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं वहाँ जो पुलिस प्रशासन में जो लोग थे, जेडीयू के बड़े नेता के लड़के ही हैं, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करना। लेकिन ये लंदनी घटना जितना भी इसका खंडन किया जाए वो कम है। बिहार में चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। सुशासन बाबू को परास्त करने के लिए विपक्ष इस बार बेरोजगारी का मुद्दा बनाए बैठ रहा है। विपक्ष का हर बार का यही सवाल रहा है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार से वंचित रखा है। विपक्ष के तमाम सवालों पर करारा प्रहार करते हुए बिहार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने विपक्ष पर जनता के बीच भ्रामक स्थिति फैलाने की बात कही। साथ ही कहा कि बिहार के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द कई लाख नौकरियों के साथ फैक्ट्रियां लगाकर रोजगार का सृजन किया जाएगा। झूठ का पांव नहीं होता है, झूठ का पहाड़ खड़ा करके बिहार की जागरूक जनता को बरगलाने की कोशिश करेगा, चारों खाना चित होगा। सर, इस बार क्या एजेंडा रहेगा आपका? और क्योंकि हर विपक्ष पार्टियां वो रोजगार को एजेंडा लेकर के चल रही है, आपका क्या एजेंडा है? एजेंडा तो विकास 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 है। विकास से ही रोजगार करने अवसर पैदा होंगे, विकास से ही लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। और हमारी सरकार का एजेंडा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केवल विकास विकास। आगे आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ नया विकास करने वाले हैं? नहीं, आगे तो मैंने अपने क्षेत्र में जितना विकास किया है वो पर्याप्त भी है, साथ साथ कुछ काम अधूरे हैं,
उन कामों को पूरा करने का लक्ष्य है। जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? नहीं, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। निर्णय जनता करती है, पार्टियां थोड़ी करती है। और जनता पे हमें भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि 7वीं बार भी मैं अवश्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। हुआ है, पहले से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है। पलायन की देन तो कांग्रेस की देन है। पलायन इस बिहार के अंदर जो पलायन शुरू हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ, आरजेडी के राज में बढ़ा, और हम लोगों ने तो यहाँ रोजगार करने के अवसर लोगों को दिए। आप कल्पना करिए ना, जिस राज्य के अंदर सड़क नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन हमने 15 साल के अंदर सड़कें बनाई है, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, पानी पहुंचाने का काम किया है। अब कारखाने खुलेंगे, रोजगार करने के अवसर पैदा होंगे। चिराग पासवान ने नल जल में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छापेमारी चल रही है। उस पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखिए क्या क्या होता है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और हमारी सरकार आएगी तो जितने भी दोषी हैं 7 निश्चय योजना में सबको हम जेल भेजने का काम करेंगे। जितनी निंदा इस घटना की जाए उतना कम है जिस तरीके से दुर्गा भट्टों के ऊपर, और ये हाल फिलहाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे घटनाएं बढ़ी हैं। मैं अगर अपनी भी लोकसभा की बात करूं तो पिछले साल लोकसभा में भी मेरे जमुई में भी इस तरह की घटना देखने को मिली हाल फिलहाल के वर्षों में। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस प्रदेश का मुखिया, जिस प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री की खुद की सोच इतनी जातिवादी हो, तो उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसी तरीके से अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इसी तरीके से अपना सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जरूरत पड़ती है तो लोगों पे लाठियां चलवाते हैं, जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ मौत हो जाएगी तो तुम्हें हम लोग नौकरी देंगे। तो ये सोच है मुख्यमंत्री की जातिवादी। और जिम्मेदारी की जहां तक आपने बात की, जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की बनती है। भाई पता करें ना कि किसके निर्देश पर गोलियां चली हैं। अभी तो शुरुआत है ये, अभी तो शुरुआत है। जितने भी ऐसे हैं जो भी 7 निश्चय से जुड़ा हुआ है उन सबके यहाँ ना सिर्फ छापेमारी होगी, जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए 7 निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो 7 निश्चय का घोटाला है। और इसकी जांच 100% होनी चाहिए, 100%। अभी तो सोचिए कि जांच से ही इतनी बौखलाहट है, क्यों घबराए हुए नीतीश जी? अभी तो हम लोग सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं भैया, कौन सी अभी कुछ कार्रवाई आपके ऊपर हुई है? बट जांच से ही उनकी घबराहट देख लीजिए, जिस तरीके से उनके जदयू के नेताओं के स्वर बदले, जिस तरीके से वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी इन सारी चीजों में आ गए, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ न कुछ तो काला है। सूबे के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पक्ष में सिवान शहर में मेन रोड पर रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी समर्थक ने सुशील मोदी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने लोगों से ओम प्रकाश यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की है। मोदी के साथ सिवान के पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मौजूद रहे। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर मधुबनी से है, जहां जेडीयू के आपदा प्रबंधन मंत्री को जनता से वोट मांगना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय हैं, जिले में लोकाह विधानसभा सीट से वोट मांगने के लिए गए थे, जहां जनता ने नेताजी से उनके विकास कार्य का लोखा जेखा मांग लिया। जनता का कहना है कि 2015 में चुनाव जीतने के बाद मंत्री ने क्षेत्र में 1% भी विकास नहीं किया है, जिससे नाराज मतदाताओं ने मंत्री पर जमकर हमला बोल दिया। साथ ही मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के जरेडिया प्रखंड पहुंचे, जहां बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभा की गई। सीएम ने कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशी जयमंगल सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यही लगता है कि जल्द ही उनकी सरकार जाने वाली है। सोलह 17 साल के बाद बड़ी मुश्किल से आज हम लोगों ने 50 विधायकों के साथ सरकार बनाया है। सरकार का तो ये बाल नहीं बांका कर पाएंगे, लेकिन इतना बात जरूर है कि ये लोग लोमड़ी की तरह पीछे से आकर के वार करते हैं। और आज ये लोग ऐसे ऐसे जमात बनाए हैं, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्रियों का जमात लगा हुआ है इस सरकार को गालियां देने के लिए। एक रघुवर दास जी को तो आप लोगों ने 9 महीना पहले ही ऐसा चना दे दिया कि उनका दांत मुंह सब झड़ गुड़ के बाहर हो गए। सरकारी पदाधिकारी चुनाव के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग किए गए हैं। आज का एक बड़ा वैज्ञानिक युग है। हर आदमी के पास कैमरा है, हर आदमी के पास रिकॉर्डिंग है। मैं वैसे पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी सचेत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आपसे आग्रह और निवेदन करती है कि आपके पास जो काम है उस काम के अलावा जो कानूनी दर्जा आपको प्राप्त उसको आप सही ढंग से निर्वाह करने का काम करें। अथवा आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वैसे लोगों को काले पानी में हम भेजने का काम। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के कठलिया ग्राम में ग्रामीण जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो पर जमकर तीखावार किया है। इस दौरान झामुमो पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जगह जगह गाड़ी रोककर रंगदारी वसूलना, खनिज संपदा की अवैध खनन करना और अपना खजाना भरना झारखंड मुक्ति मोर्चा की चरित्र है। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री को ठग मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि मतदाताओं को 5 लाख लोगों को नौकरी, बेरोजगारों को भत्ता, 3000 की पेंशन आदि का प्रलोभन दिया जा रहा था, परंतु सरकार के 10 महीने में इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। वर्तमान सरकार ने जनता को प्रलोभन देकर चुनाव जीता था। इस दौरान उन्होंने कठलिया दुर्गा मंदिर में घोषणा किया कि बीजेपी की सरकार होने पर कठिलिया नदी घाट पर पुल निर्माण कर दुमका से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर राकेश प्रसाद, सत्येंद्र सिंह, पूनम कुमारी, जिला अध्यक्ष निवास मंडल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। ईमानदारी से किसी के बहकावे में आकर नहीं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तो बसवाद मोर्चा, दूसरा पार्टी का नाम और बदल गया, जेएमएम नहीं, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। 10 महीने के सत्ता शासन में देखे इसके जेएमएम के लोग जितने भी थे, जगह जगह गाड़ी रोक के 2000 रुपया रंगदारी टैक्स ले रहे थे ना, चाहे बालू का हो, पत्थर का, ले रहा ना भैया लोग। इसका नाम क्या हो गया? मुद्रा मोचन। ये जो लूटा हुआ धन है, ये 2-3 दिन बहुत क्रूशियल है। ये खासकर हमारा गरीब क्षेत्र में ये पैसा छिटकेगा, छिटकता है। कुछ नौजवान को देगा, देता है, कुछ गरीब मोहल्ला में देगा, कहीं दारू बांटेगा, कहीं खस्सी भात चलाएगा, चलता है ना। तो हम 364 दिन अपनी मेहनत से कमाते खाते, एक दिन खस्सी भात खाने से पहलवान कोई हो जाएगा क्या भैया लोग? हो जाएगा पहलवान? तो वैसे लोग का खा जरूर लो, क्योंकि आप ही का पैसा लूटा हुआ पैसा, गरीब का शोषण किया हुआ पैसा। चुनाव के समय कुछ इधर छिटकता, कुछ उधर छिटकता है ना, और वोट लेके फिर जाके कोई विकास का काम नहीं हो। 40 साल से
संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग वोट दे रहे थे ना। यहाँ आपने एमपी बनाया, गुरुजी को केंद्रीय कोयला मंत्री भी बनाया, बाप को भी मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को भी मुख्यमंत्री। लेकिन कोई गांव की दशा, खासकर जो हमारे संथाल भाई बहन है, उसके साथ तो और विश्वासघात करने का काम है। ये 73 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, क्या गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं लगनी चाहिए थी? ये कब लगा? नहीं लोग 9 बजे तक क्यों न चले, इसलिए हमने सारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई। लगा ना? हमने जब मुख्यमंत्री रहते हुए जामा में चौपाल किया तो एक दीदी ने, संथाल दीदी ने कहा, सर रोड बना दिए, झारखंड के किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में आपको अम्रपाली क्षेत्र सीसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस साल जागरूकता सप्ताह का थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखा गया है। इसी कड़ी में आज मगध परियोजना ने बालूमाथ थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक की है। इस बैठक में जागरूकता सप्ताह से संबंध में चर्चा की गई, साथ ही ग्रामीणों को सत्य और निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कपड़े का मास्क भी दिया गया। इसके अलावा फूलबसिया, बालूमाथ सहित कई जगह सतर्कता जागरूकता के पोस्टर लगाए गए। इस दौरान बैठक में मोहसिन रेजा, सहायक प्रबंधक, परियोजना कार्मिक प्रबंधक सहित कई लोग मौजूद रहे। अम्रपाली क्षेत्र में सीसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह बहुत धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस साल जागरूकता सप्ताह का थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखा गया है। इसी कड़ी में आज मगध परियोजना ने बालूमाथ थाना क्षेत्र में ग्रामीण के साथ बैठक की। इस बैठक बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। सेक्टर पदाधिकारी के निरीक्षण में घर घर जाकर सीनियर सिटीजन्स का वोट कराया गया। बता दें कि हर इलेक्शन में घर से चलकर बूथ तक जाकर लोग, बूढ़े, महिलाएं वोट डालने को जाते थे, परंतु इस बार नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है। कोरोना काल के कारण एहतियात के तौर पर जिन वरिष्ठ नागरिकों ने जिन्होंने आवेदन पोस्टल बैलेट के लिए किया था, अब उनका वोट उनके घर जाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने बीएलओ की मदद से कराया जा रहा है। आज पहला वोट पटना गद्दी रोड से भारतीय राउत के पोस्टल बैलेट के माध्यम से दिया गया और इस क्रम में मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा के जयनगर शहर के सेक्टर संख्या 22 में वरिष्ठ नागरिकों का वोट पोल करवाया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधा प्लस। नमस्कार। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए